हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कुछ न्यू कंसेप्ट। जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बटन एलिमेंट को यहाँ पे समझाऊंगी कि बटन एलिमेंट की हेल्प से हम कैसे उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। मीन्स बटन के बिहेवियर को हम ऑन क्लिक फंक्शन की हेल्प से कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने सबसे पहले एक इंडेक्स फाइल बनाया है जिसका टाइटल हमने सेम रखा है HTML फॉर्म, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें किसके अंदर कर रहे हैं, फॉर्म्स के अंदर। और बॉडी में जो आपका कंटेंट लिखा जाता है, जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फॉर्म डिज़ाइन कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे इसको समझाने के लिए बटन एलिमेंट को एक हेडिंग दी, द बटन एलिमेंट। और मैंने यहाँ पे बटन बनाया विद द हेल्प ऑफ बटन टैग। और यहाँ पे बटन का टाइप लिया बटन। ऑन क्लिक फंक्शन में मैंने एक अलर्ट फंक्शन की हेल्प से अलर्ट लगा दिया। और अलर्ट के अंदर क्या मैसेज लिखा आएगा, हेलो वर्ल्ड। और मैंने बटन पे जो लिखा आएगा टेक्स्ट, वो मैंने यहाँ पे लिखा है क्लिक मी। तो अगर आप इसको ब्राउज़र पे जब रिफ्रेश करोगे तो वहाँ पे होगा क्या कि वहाँ पे एक बटन बन के आएगा। जब आप उस सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे होंगे या उस पर्टिकुलर बटन पे, तो वहाँ पे क्लिक करने पे ये ऑन क्लिक फंक्शन आपका कॉल होगा। और ऑन क्लिक फंक्शन में आपने अलर्ट को लगाया तो एक अलर्ट बॉक्स आ जाएगा जिसमें लिखा होगा हेलो वर्ल्ड। आप इसको अलर्ट के अंदर सिंगल कोट्स में लिखोगे तो ये कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि आपने ना ऑन क्लिक फंक्शन इक्वल टू डबल कोट्स में आपने अलर्ट लगाया। अलर्ट में आपने अलर्ट फंक्शन के अंदर आपने सिंगल कोट्स में एक स्ट्रिंग पास कर दी, दैट इज़ कॉल्ड द हेलो वर्ल्ड। आप कुछ और भी स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर सकते थे, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो आउटपुट में लिखा आएगा वो अलर्ट बॉक्स आ जाएगा जब आप क्लिक करोगे उस पर्टिकुलर बटन पे। तो यहाँ पे अब चलते अपने ब्राउज़र पर रिफ्रेश करते ब्राउज़र को, तो यहाँ पे आगे क्लिक में एक बटन, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये अलर्ट बॉक्स आ गया, दिस पेज सेज हेलो वर्ल्ड। आप ओके पे क्लिक करोगे, अलर्ट बॉक्स आपका हट जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट बटन एलिमेंट, जो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि हम कैसे बटन टैग की हेल्प से कोई भी पर्टिकुलर बटन पे हम कैसे उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। कि बटन पे क्लिक करने पे क्या हो, हम कोई इवेंट लिस्नर भी लगा सकते थे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। वो हम अभी बाद में देखेंगे जब वी विल डिस्कस द जावास्क्रिप्ट इन अ लेटर वीडियोज़। ओके, अब हम नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक देख रहे हैं ग्रुपिंग फॉर्म डेटा विद फील्ड सेट। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो सिमिलर टाइप का डेटा है, ठीक है, उसके लिए आप यूज़ करते हो यहाँ पे फील्ड सेट। तो मैंने हेडिंग डाले, एक न्यू टॉपिक है, इसको समझने का कोशिश करना है। इसमें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुपिंग फॉर्म डेटा विद फील्ड सेट। अब ये फील्ड सेट होता क्या है, इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे पैराग्राफ को यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि द फील्ड सेट एलिमेंट, मतलब इट इज़ यूज्ड टू ग्रुप रिलेटेड डेटा इन अ फॉर्म। मतलब ये क्या कहेगा कि जो सिमिलर टाइप का डेटा है ये उसका ग्रुप बना देता है, ठीक है, किसके अंदर, फॉर्म के अंदर। एंड द लीजेंड एलिमेंट डिफाइंस। अब यहाँ पे एक लीजेंड एलिमेंट भी होता है, वो क्या डिफाइंस करता है, उस पर्टिकुलर फील्ड सेट का कैप्शन डिफाइन करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एंड द लीजेंड एलिमेंट डिफाइंस अ कैप्शन फॉर द फील्ड सेट एलिमेंट। जैसे आपके पास सपोज फॉर्म में फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस तरीके से मल्टीपल सिमिलर टाइप का डेटा है, आपने उसके लिए एक फील्ड सेट बना लिया और फील्ड सेट में कैप्शन देने के लिए आप लीजेंड का यूज़ करोगे। इसका आउटपुट भी देखेंगे किस तरीके से आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले मैंने यहाँ पे फॉर्म टैग लिया, एक्शन में अभी हम कुछ भी पास नहीं कर रहे, इसमें मैंने हैश पास कर दिया। अभी हम कोई भी बैकएंड टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। मेथड मैंने यहाँ पे पोस्ट दिया है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, मैंने ये लीजेंड लगाया। लीजेंड क्या है, कैप्शन के लिए यूज़ होता है। लीजेंड मतलब कैप्शन में क्या देना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे दिया पर्सोनेलिया, ठीक है, कुछ भी आप कैप्शन दे सकते हैं। और अब लीजेंड से पहले मुझे फील्ड सेट लगाना है। मैंने बताया था ना, फील्ड सेट में जो कैप्शन देते हैं वो लीजेंड की हेल्प से देते हैं। अब हम इस लीजेंड वाले को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका फील्ड सेट क्या करेगा, बाउंड्री टाइप बन जाएगी। किसके ऊपर बनेगी, जो भी आपका सिमिलर टाइप का डेटा है उसको ग्रुप करके एक बाउंड्री बनाएगा फील्ड सेट, तो ये काम करेगा। और लीजेंड क्या करेगा, एक कैप्शन उसको दे देगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट लेवल बनाया, ये जो पर्सोनेलिया है, मतलब जो भी मैंने इसको कैप्शन दिया है, इसके अंदर मतलब ये लीजेंडरी क्या है, ये आपको एक कैप्शन देके डिफाइन करवाया कि इसके अंदर किस तरीके का ग्रुपिंग्स तो हमने कर दी फील्ड सेट से, बट वो किस तरीके का डेटा है उसको डिफाइन करने के लिए लीजेंड कैप्शन हम लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लेबल लिखा फर्स्ट नेम की लेबल फॉर फर्स्ट नेम, और यहाँ पे लेबल दे दिया फर्स्ट नेम। इनपुट टाइप टेक्स्ट लेंगे, प्लेस होल्डर में आप जो भी नेम देना चाहो वो दे सकते हो। इसी तरीके से हम एक नेक्स्ट लेवल लेंगे लास्ट नेम के लिए, और उसका इनपुट टाइप टेक्स्ट देके उस प्लेस होल्डर में लास्ट नेम दे देंगे डोई, मतलब जॉन डोई। आप अपना नेम भी दे सकते हो, इट्स योर चॉइस। प्लेस होल्डर आप क्यों लगाते हो, जैसे जो आपका ये इनपुट बन के आएगा इनपुट बॉक्स, उसमें प्लेस होल्डर बाय डिफॉल्ट लिखा आएगा, ये जो वैल्यू हमने दी है। उसके बाद आपने यहाँ पे
इनपुट टेक्स्ट बना दिया है अपने लास्ट नेम के लिए इस तरीके से, और यहाँ पे br टैग का आप यूज़ करते हो लाइन को ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट है इनपुट टाइप, यहाँ पे हमने एक सबमिट बटन भी बना दिया है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है इनपुट टाइप सबमिट, और यहाँ पे आप अगर देना चाहो तो वैल्यू भी दे सकते हो, वैल्यू में आप सबमिट भी लिख सकते हो। बटन को हम चाहते हैं कि वो एक लाइन के स्पेस के बाद आए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डबल br टैग का यूज़ कर लिया था। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें आप एक काम और कर सकते हो, ब्राउज़र पे जाओ, रिफ्रेश करो, तो ये देखिए इस तरीके से जो फील्ड सेट था उसने क्या करा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सबमिट बटन तीनों सिमिलर टाइप का डेटा था, उसके लिए फील्ड सेट हमने बनाया था विद द हेल्प ऑफ फील्ड सेट टैग की वजह से। तो उसने क्या करा, बाउंड्री लगा दी, और जो हमने पर्सोनेलिया कैप्शन लिखा था लीजेंड टैग के अंदर, वो आपने पर्सोनेलिया कैप्शन आ गया फील्ड सेट पे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक फील्ड सेट एंड लीजेंड। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट आएगा यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन आ कमेंट सेक्शन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेटा लिस्ट। अब डेटा लिस्ट क्या होता है, ये भी एक एलिमेंट है, डेटा लिस्ट एलिमेंट। इसका क्या यूज़ होता है ये हम समझेंगे। तो समझने के लिए पहले मैं ना पैराग्राफ में आपको एक स्पेसिफिकेशन दे देती हूँ कि डेटा लिस्ट होता क्या है, उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे मैंने हेडिंग ली है द डेटा लिस्ट एलिमेंट, और पैराग्राफ में हम इसको स्पेसिफाई करने जा रहे हैं कि ये जो डेटा लिस्ट से आपको कुछ ये समझ में आया होगा कि कुछ ना कुछ डेटा की लिस्ट हम बना रहे हैं, बट इस लिस्ट का जो मतलब मेन मोटो क्या है ये आपको समझना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इट स्पेसिफाइज आ लिस्ट ऑफ प्रीडिफाइंड ऑप्शंस। मतलब हम डेटा लिस्ट में क्या करेंगे, हम कुछ प्रीडिफाइंड ऑप्शंस ना एक ऐसी लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम अपने खुद के कुछ प्रीडिफाइंड ऑप्शंस को डाल देंगे। मतलब जैसे अगर मुझे पता है कि यूज़र का कॉमन डेटा क्या आता है, तो मैंने उसके लिए एक लिस्ट बना ली और लिस्ट में वो पर्टिकुलर आइटम्स डाल दिए। हो सकता है कभी कभी कि 80% वर्क तो मैं ऑलरेडी ईजिली हो गया कि कुछ आइटम्स जो मुझे पता था कि यूज़र को ये आइटम सबसे ज़्यादा चाहिए, वो मैंने पहले अपनी लिस्ट में डाल दिए। अब होता क्या है कि अगर कोई भी ऐसा आइटम जो मेरी लिस्ट में नहीं होगा उसको हम बाद में देखेंगे। तो डेटा लिस्ट का कुछ इस तरीके से काम है, जैसे कैश मेमोरी में हमारा वो डेटा होता है जो हमें सबसे ज़्यादा रिसेंटली हम यूज करते हैं। उसी तरीके से डेटा लिस्ट को बनाने के लिए हमने यहाँ पे फॉर्म टैग में मेथड पोस्ट लिया है, और इसमें मैंने एक इनपुट लिस्ट बनाई है, ठीक है। इनपुट लिस्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ब्राउज़र्स। हम मतलब किस तरीके की लिस्ट बनाए हैं, ब्राउज़र्स की लिस्ट बनाए हैं। तो मैंने इसलिए यहाँ पे इनपुट टैग में लिस्ट इक्वल टू डबल कोट्स में ब्राउज़र्स लिखा है। अब डेटा लिस्ट टैग की हेल्प से हम इसमें ऑप्शंस देंगे कि हमें डेटा लिस्ट किस किस तरीके की मतलब किस चीज़ की बनानी है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू दिया है एज। एज भी आपका क्या है, एक ब्राउज़र ही है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ऑप्शन में लिख दिया एज। इसी तरीके से आप क्रोम, ओपेरा, मोजिला, फायरफॉक्स इस तरीके से मल्टीपल ब्राउज़र्स की एक लिस्ट बना लेंगे। अब हो सकता है इस सिंटैक्स में थोड़ी सी गड़बड़ भी हो सकती है, क्योंकि हम डेटा लिस्ट बनाया है तो उसको सिंटैक्स ना कुछ और होता है। जैसे हमने यहाँ पे ऑप्शन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया है, बट डेटा लिस्ट में ना सिर्फ ओपनिंग होती है, क्लोजिंग नहीं होती है। तो ये थोड़ी सी चीज़ों का ना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन मैं दोनों वे करके दिखाऊंगी कि आपका किस तरीके से प्रॉब्लम अराइज होगी और फिर उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन में इस तरीके से यहाँ पे मल्टीपल ब्राउज़र्स के ऑप्शंस दे दिए डेटा लिस्ट के अंदर, लाइक एज, फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा। इस तरीके से आप कुछ और भी अगर आपको लगता है कि हमें इसको भी डेटा लिस्ट के अंदर डालना है तो हम उसे भी डाल सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे आपके डेटा लिस्ट के अंदर, ठीक है। और जब आप उसको सर्च कर रहे होंगे ना डेटा लिस्ट में, मान लो ये आपको सर्च करना है क्रोम की, क्रोम पहले से है या नहीं है, तो आप जब सर्च कर रहे होंगे तो डेटा लिस्ट में आपको खुद ही ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इसका बेसिकली पर्पस यही है डेटा लिस्ट को बनाने का। अगर आपके पास नहीं होता है ऑप्शन अवेलेबल तो उस केस में हम डेटा लिस्ट के अंदर उस पर्टिकुलर ऑप्शन को अपडेट कर देंगे। तो अगर मैंने इसको ब्राउज़र पर रिफ्रेश किया, डेटा लिस्ट के लिए इनपुट बॉक्स तो आ गया, बट अभी डेटा लिस्ट आपकी शो नहीं हो रही है, समझ रहे हो। अगर मैं इसमें कोई भी ब्राउज़र का नेम डालूँगी तो कुछ शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा ना चेंजेस क्या कर रहे हैं कि जो हमने ऑप्शन लगाए थे एंडिंग वाला ऑप्शन हम हटा रहे हैं यहाँ से। मतलब जो आपने ऑप्शन टैग यूज़ किया था उसका एंडिंग टैग हमने यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। और जो ऑप्शन के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में जो हमने लिखे थे ब्राउज़र्स के लिए, हमने वो भी रिमूव्ड कर दिए हैं। सिर्फ हमने ऑप्शंस को वैल्यू दे दी है एज, फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा एंड सफारी। और इसके बाद हम यहाँ पे एक इनपुट टाइप में एक सबमिट बटन भी बना देते हैं, ठीक है। अभी के लिए सबमिट पे क्लिक करने पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने एक्शन में जो है हैश पास किया हुआ है, कोई भी बैकएंड फाइल नहीं पास की हुई है। अभी हम इसमें कोई भी बैकएंड टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहे हैं।
अभी वापस से ब्राउज़र पे जा कर के देखेंगे कुछ इसका फ़र्क पड़ा या नहीं। सबमिट बटन तो आ गया बट अभी भी डेटा लिस्ट यहाँ पे आई नहीं है, ठीक है। तो अभी भी कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं। वापस चलते हैं अपने कोड पे और इसको देखते हैं कि हमने कहाँ पे क्या गलती करी है। हमने इनपुट में लिस्ट लिखा है कि हम जो लिस्ट बनाया ब्राउज़र्स की लिस्ट बना रहे हैं, यहाँ पे हमें नेम भी देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे नेम दे दिया है ब्राउज़र, मतलब सेम नेम दे सकते हो आप। तो मैंने लिस्ट अगर ब्राउज़र्स की बनाई है तो मैंने नेम में भी डाल दिया ब्राउज़र्स, ठीक है। अब आपको ना डेटा लिस्ट में आईडी भी देनी पड़ती है। आईडी में आप वही लोगे जो आपने लिस्ट बनाई है। तो मैंने आईडी यहाँ पे दे दी ब्राउज़र्स, समझ गए। अब आप अगर इसको वापस से एक बार यहाँ पे रिफ़्रेश करके देखोगे तो ये आपका डेटा लिस्ट आ जाएगी। इसको हार्ड रिफ्रेशिंग करके देख लेना एक बार, कंट्रोल+shift+r, कंट्रोल+shift+r, इस तरीके से। ये देखो आ गई लिस्ट। ये इस तरीके से आपने जो ब्राउज़र्स लिए थे वो आपकी ऑटोमेटिकली लिस्ट बन के आ गई है, डेटा लिस्ट। तो यही मैं आपको समझाना चाह रही थी कि डेटा लिस्ट किस तरीके से बनाई जाती है। डेटा लिस्ट स्पेसिफाइज अ लिस्ट ऑफ प्रीडिफाइंड ऑप्शंस फॉर एन इनपुट एलिमेंट। आप कुछ भी इनपुट देने से पहले आपको प्रीडिफाइंड ऑप्शंस हमने अवेलेबल किए हुए हैं। अगर ये इन ऑप्शंस के अलावा आपको कोई और ऑप्शंस नहीं मतलब चाहिए वो इसमें नहीं होगा, तब आप इसको इनपुट करके तब आप इसको सबमिट करेंगे। तो ये है बेसिकली डेटा लिस्ट का वर्क। अब इसमें आप एक नेक्स्ट टॉपिक वो देख सकते हैं, डैट इज़ कॉल्ड द आउटपुट एलिमेंट। तो ये आउटपुट एलिमेंट किस तरीके से वर्क करता है आपको ये समझना पड़ेगा। इसको समझाने के लिए पहले एक पैराग्राफ में हम इसको स्पेसिफाई कर लेते हैं कि आउटपुट एलिमेंट का बेसिकली यूज़ क्या है यहाँ पे। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा ना तो हम इसको इम्प्लीमेंटेशन ईजिली कर पाएंगे। तो मैंने आप लिखा द आउटपुट एलिमेंट, या हम कह सकते हैं इट रिप्रेजेंट्स द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशंस। मतलब जो भी आप कैलकुलेशंस कर रहे हो सकता है आप कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड कर रहे हो, तो ये जो आउटपुट एलिमेंट होगा ये आपको क्या देगा, ये आपको उस कैलकुलेशन का रिजल्ट असाइन करेगा। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अब फॉर्म टैग में हम अपने आ गए हैं और यहाँ पे हम करने के वाले हैं। यहाँ पे मैंने मेथड पोस्ट दिया है। एक्शन में मैंने अभी कुछ नहीं, फाइल का नेम पास किया है, हैश पास किया है। और यहाँ पे मैंने लिखा है ऑन इनपुट। ऑन इनपुट मतलब इनपुट में हम क्या देंगे, ए डॉट वैल्यू, मतलब ए की वैल्यू देंगे। और यहाँ पे हम क्या देंगे, ए डॉट वैल्यू इक्वल टू पार्स इंट। और पार्स इंट पे मैंने पार्स इंट ले दिया और यहाँ पे पार्स इंट पे मैंने वैल्यू साइन कर दी ए डॉट वैल्यू प्लस पार्स इंट बी डॉट वैल्यू। मतलब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, एक्स डॉट वैल्यू। एक्स मतलब रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। तो रिजल्ट आपका कैसे आएगा, हमने पार्स इंट फंक्शन की हेल्प से जो ए की वैल्यू है प्लस बी की वैल्यू दोनों का एडिशन कर दिया। और पार्स इंट फंक्शन क्या करेगा, उसको इंटीजर वैल्यू में ही रिटर्न करेगा और किसको दे देगा, एक्स को दे देगा। समझ गए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑन इनपुट इक्वल टू डबल कोट्स में एक्स डॉट वैल्यू इक्वल टू पार्स इंट, और पार्स इंट फंक्शन के अंदर मैंने ए की वैल्यू ले ली ए डॉट वैल्यू करके प्लस पार्स इंट बी डॉट वैल्यू। अभी ए और बी की वैल्यू आएगी कहाँ से ये भी देख लेते हैं। तो हमने एक यहाँ पे इनपुट बॉक्स बनाया जिसमें मैंने टाइप दिया है रेंज फंक्शन, और यहाँ पे आईडी दी है ए और नेम भी इसका ए दिया है, उसमें वैल्यू दे दी 50। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा फिर 100 प्लस नेक्स्ट, मतलब ये जो रेंज फंक्शन है इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, 100 होगी। उसके बाद मिनिमम आप जो चाहे वो रेंज फंक्शन की हेल्प से ले सकते हैं। अब इसका आउटपुट भी डिपेंड करेगा आपके रेंज फंक्शन में आप कितनी वैल्यू उसको दे पा रहे हो। नेक्स्ट मैंने इनपुट टाइप नंबर लिया और आईडी इसमें मैंने ले ली बी, नेम भी बी दे दिया, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी 50। मतलब ये जो बी की वैल्यू ये मैंने 50 रखी है, मतलब ये फिक्स्ड है क्योंकि ये नंबर है। और जो ए की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी रेंज फंक्शन पे, क्योंकि मैंने इनपुट टाइप रेंज लिया है। और ये जो आउटपुट है, आउटपुट देने के लिए मैंने नेम इक्वल टू एक्स ले लिया, मतलब एक्स में आउटपुट आएगा फॉर ए और बी के लिए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ब्रेक टैग का यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे हो क्या होगा ये भी आपको समझना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे फर्स्ट इनपुट टाइप में लिया है रेंज फंक्शन, ए वेरिएबल लिया है और वैल्यू मैंने यहाँ पे इसकी 50 दी हुई है बेसिकली, लेकिन और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था 100 प्लस। तो ये 100 मैक्सिमम 100 को ही प्लस कर पाएगा फर्स्ट इनपुट बॉक्स के अंदर। सेकंड वाले में मैंने वैल्यू दी है, इसका टाइप नंबर लिया था, मैक्सिमम वैल्यू इसमें दी है 50 और मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया था। आउटपुट टैग ने क्या करा, नेम इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स के अंदर डेटा स्टोर होगा। मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप में सबमिट कर दिया है, ऑन क्लिक फंक्शन लगा के अलर्ट में मैंने डन कर दिया है कि जब आपका हो जाएगा तो वो एक अलर्ट बॉक्स दिखाएगा जिसमें लिखा आएगा दिस पेज सेज डन। ब्राउज़र पे चलते इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले हार्ड रिफ्रेशिंग कर लेते हैं। अब देखो
यहाँ पे फर्स्ट इनपुट बॉक्स की हेल्प से एक रेंज बन के आया है। ये डन कैसे हो गया ये भी देख लेते हैं। अगर मैं इसमें रेंज फंक्शन को कम ज़्यादा करती हूँ, ठीक है, तो देखो साइड में इक्वल टू के साइड में आउटपुट फंक्शन की हेल्प से यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है जो कि आ गई थी। पार्स इंड फंक्शन ने a और b की वैल्यू को जोड़ करके और x में उसका डेटा स्टोर कराया था, यही हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट एलिमेंट है उसके अंदर आपका एक्यूरेट रिजल्ट आपका शो रहा है अकॉर्डिंग टू द रेंज, आपने जो इनपुट टाइप रेंज लिया था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।